बैक टू अनदर लेक्चर। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। एक यूनिट है क्लास 12th की बायोलॉजी का। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। पहला टॉपिक है इस यूनिट का। तो क्या कह रहा है? इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी। कहता है कि ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, तो दैट मीन्स मिड 19th सेंचुरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब वो टाइम जो मिड नाइन्टीज का टाइम था, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लोग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स को। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई थी किस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, इनहेरिटेंस में। तो जॉर्ज मैंडल, ग्रीगर मैंडल जो थे, ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ग्रीगर मैंडल ने क्या किया? कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। किस पर किए थे उसने? ऑन गार्डन पीस। अब देखो सवाल है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें क्रॉसिंग बिटवीन द प्लांट्स की जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए गए, किस पर किए गए? गार्डन पी पर। कितने सालों तक? 7 ईयर्स तक। तो दैट मीन्स 7 ईयर्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स कितने सालों तक किए गए? 7 ईयर्स तक। तो डेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1856 से लेकर 1863 तक ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है। एंड प्रपोज्ड, और उसने क्या दिया? ऑन द बेसिस ऑफ दीज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इनके रिजल्ट्स के बुनियाद पर उसने क्या दे दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स कि कैसे कैरेक्टर्स, कैसे ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ड्यूरिंग द मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन, तो मेंडल की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मेंडल जब रिसर्च कर रहा था, मेंडल जब ये वेरीफाई कर रहा था, अंडरस्टैंड कर रहा था कि इनहेरिटेंस का प्रोसेस कैसे, पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसके दौरान क्या हुआ? इनहेरिटेंस पैटर्न। तो ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न कि कैसे ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है, इसका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, and mathematical logical were applied to problems in the biology. तो पहली मर्तबा it was Mendel who used mathematical and statistical approach in biology। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच किसने यूज किया बायोलॉजी में फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वाज मेंडल। हिज एक्सपेरिमेंट हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज। तो उसके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स आते थे, मतलब जो इंडिविजुअल्स यूज होते, जो क्रॉसेस वो करता, और लार्ज स्केल वो क्रॉस करते थे, और लार्ज पॉपुलेशन मतलब इंडिविजुअल्स की निकलती थी, which gave which gave greater credibility to the data that he collected। तो उसको, इसकी वजह से जब लार्ज सैम्पलिंग साइज था, तो उसको जो भी उसका रिजल्ट मिला, जो भी उसने कलेक्शन की, डाटा को कलेक्शन की, वहाँ से रिजल्टिंग जो उसके रिजल्ट्स आए, तो उन रिजल्ट्स को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिल गई, ठीक है। क्रेडिबिलिटी मीन्स मिलना क्या? दैट मीन्स उसको एश्योरेंस मिल गई ज़्यादा, उसको ज़्यादा ये एश्योरेंस मिल गई कि मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, मतलब वैलिड है। तो वैलिडिटी उसके रिजल्ट्स को मिल गई। आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इनफेरेंस। देखो, ऑफ हिज इनफेरेंस, तो उसका जो ख्याल था, उसको जो उसके दिमाग में पहले से ही था कि इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है, तो उसके रिजल्ट्स ने आल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज इनफेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्मेशन किसकी ले ली? इनफेरेंस, जो उसका ख्याल था, जो उसका गुमान था कि इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है ऑन सक्सेसिव जनरेशन, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए प्लांट्स पर फॉर सक्सेसिव जनरेशन, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो उससे उसको इन्फेरेंस मिल गई। ये मतलब उसको वहाँ से ये आइडिया मिल गया, उस आइडिया का कंफर्मेशन मिल गया। उस आइडिया, जो उसके दिमाग में आइडिया था कि इनहेरिटेंस, हाँ, पैटर्न जो फॉलो होते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन उसको मिल गई।
ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स, जो उसने किस पर किए थे, टेस्ट प्लांट्स जो उसने पी प्लांट, प्रूव दैट, तो उसके रिजल्ट्स ने ये प्रूव किया, प्रूव दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू अ जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसको ये पता चल गया कि ये जो इनहेरिटेंस के रिजल्ट्स हैं या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये हर किसी लिविंग ऑर्गन पर सेम फॉलो हो रहा है, रादर दैन बीइंग अनसबस्टेनेटेड आइडिया, ये कोई अजूबा नहीं है, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये एक जनरल ये एक जनरल क्या हो रहा है, ये एक जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस है जो सारे लिविंग ऑर्गन्स में फॉलो हो रहा है। तो ये कोई अनसबस्टेनेटेड आइडिया मीन्स कोई अनोखा सा आइडिया नहीं है, ये तो सारे लिविंग ऑर्गन्स में हो रहा है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी, मेंडल ने क्या इन्वेस्टिगेट किए, कैरेक्टर्स किसमें, गार्डन पी में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में किसके कैरेक्टर्स को क्या किया, इन्वेस्टिगेट, तो गार्डन पी, वो मैंने पहले ही बोला था। दैट वायर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स, तो दैट वायर मैनिफेस्टेड, तो उनमें क्या था, दैट वायर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड्स, तो उनमें मैनिफेस्टेशन पता, उनमें हमें पता है, उनमें क्या देखने को मिलता है, टू अपोजिंग ट्रेड्स, टू अपोजिंग ट्रेड्स मीन्स डिफरेंट ट्रेड्स, डिफरेंट ट्रेड्स मतलब वर्जन्स, ठीक है, वर्जन टू अपोजिंग ट्रेड्स, कंट्रास्टिंग कंपैरिजन ट्रेड्स, कंपैरिजन कैरेक्टर्स उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि टाल और डवार्फ पी प्लांट, टाल और डवार्फ अपोजिट है, तो दैट इज अपोजिट ट्रेड्स और अपोजिट कैरेक्टर्स। येलो और ग्रीन सीड्स, तो उनमें या तो येलो सीड्स होते हैं या ग्रीन सीड्स होते हैं, तो ये भी अपोजिट है। दिस अलाउड हिम, तो इसने उसको क्या क्या किया, इस चीज़ ने उसको क्या किया, अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग द इनहेरिटेंस, तो इस चीज़ ने उसको लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देने में क्या किया, मतलब मदद की, इन चीज़ों ने, जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे इस पी प्लांट ने, तो इन चीज़ों ने उसको मदद की किसमें, टू फॉर्म द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो रूल ऑफ इनहेरिटेंस को बनाने के लिए इन चीज़ों ने उसको मदद की, मेंडल को मदद की, which was expanded by which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them, तो जो बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट्स आए, उनने क्या किया, टू अकाउंट फॉर ऑल द डाइवर्स नेचुरल ऑब्जर्वेशंस, तो जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर में वेरिएशंस, ठीक है, तो वो क्या है, एंड द कम्प्लेक्सिटी इनहेरेंट इन दम, और उनमें जो कम्प्लेक्सिटी आती है, डेवलप हो जाती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, बेसिकली वो क्या है, वो इनहेरिटेंस पैटर्न्स है, तो ये बाद में आराम से एक्सपैंड किया गया ये आइडिया। तो मेंडल कंक्लूडेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, तो मेंडल ने क्या किया, कंडक्टेड, उसने कंडक्ट किए, ठीक है, उसने क्या किए, कंडक्ट किए, कौन से क्या कंडक्ट किए उनने, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, उसने या तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मीन्स बाय मैनुअल पॉलिनेशन, उसने खुद मतलब एज एन एजेंट काम किया और पॉलिनेट किया किनको, प्लांट्स को, या तो उसने क्या की, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक, एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइनर्स, तो उसने एक्सपेरिमेंट किए, क्रॉस पॉलिनेशन या पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उसने की, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट उसने की बाय यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, तो यूज क्या उसने किया, ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स को क्या, उस पर उसने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन उसने की, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन बिटवीन द प्लांट्स और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन विद एनी एजेंट, ठीक है। A true breeding line is that, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, तो अगर हम एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूसली करेंगे, तो उसमें जो जो भी सीड निकलेगा, जो जो भी वैरायटी निकलेगी, वो तो सेम ही उसी प्लांट की जेरोक्स कॉपीज होंगी, तो हमें ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स मिल जाती है, ट्रू ब्रीडिंग वो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, मतलब वो जेरोक्स कॉपीज होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन ही नहीं होती है, क्योंकि हमने उनमें क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन विल लेड टू ट्रू ब्रीडिंग लाइनस, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइनस किससे हमें मिल सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शोज दैट द ट्रेड, तो सेल्फ पॉलिनेशन के ट्रू ब्रीडिंग लाइनस ने क्या दिखा दिया हमें, जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन की, शोज दैट द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन, तो उससे हमें पता चला कि उनमें जो ये ट्रेड था, फॉर एग्जाम्पल टालनेस का ट्रेड था, वो स्टेबल ट्रेड था, वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही थी, और वो ट्रांसफ़र हो रहा था फ्रॉम
फॉर सेवरल जनरेशन, एक जनरेशन दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो एक्सप्रेस भी हो रहा था हर किसी जनरेशन में। मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी वेराइटीज। तो प्लांट वेराइटीज मेंडल ने कितनी ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज को सिलेक्ट किया था? 14। बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। एज पेयर्स विच वायर सिमिलर एक्सपेक्ट फॉर वन करेक्टर। तो उन्होंने क्या किया था? ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज यूज की थी एज पेयर्स विच वायर सिमिलर। तो पेयर्स में उसने यूज किया था 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वेराइटीज इन पेयर्स। इन पेयर्स में उसने लिए थे विच वायर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन करेक्टर, जो सारे सिमिलर ही थे लेकिन उनमें खाली एक करेक्टर क्या था? एक्सेप्ट एक करेक्टर वो सिमिलर नहीं थे। विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, दैट मीन्स उनमें कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो 14 वेराइटीज उसने ले ली। सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स सिलेक्टेड वायर स्मूथ आर रिंकलेट सीड्स। तो कोई करेक्टर क्या था? सिंपल वायर स्मूथ आर रिंकलेट सीड्स। एक ट्रेड था कि स्मूथ आर रिंकलेट सीड्स। येलो आर ग्रीन सीड्स, स्मूथ आर इन्फ्लेटेड पॉड्स, ग्रीन आर येलो पॉड्स, एंड tall आर dwarf plants। तो टेबल 5.5 में ये सारा कुछ दिया गया है। 5.1 में देखो, दीज आर द कंट्रास्टिंग और द कंपैरिजन कैरेक्टर्स। तो जो पी प्लांट्स में उसने लिए थे, तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि उसने कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। तो उसने लिए थे स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, या तो स्टेम हाइट टाल हो सकती है या तो डवार्फ थी उनमें 14 वेराइटीज़ में। फ्लावर कलर या तो उनमें वायलेट फ्लावर कलर था या तो उसमें वाइट था। तो वाइट रिसेसिव है, वायलेट डोमिनेंट है, टाल डोमिनेंट है, और डार्फ रिसेसिव है। फ्लावर पोजिशन या तो एक्शल हो सकता है, साइड में हो सकता है फ्लावर, या तो टर्मिनल एट द टॉप हो सकता है। ठीक है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है। पॉड शेप या तो कंस्ट्रक्टेड हो सकती है, लाइक दिस कंस्ट्रक्शंस, जैसे हम कंस्ट्रक्शंस दिखाते हैं ऐसे पॉड शेप में। ठीक, कंस्ट्रक्शंस। और या तो क्या था? या तो पॉड कलर ग्रीन था या तो येलो था, या तो सीड शेप राउंड थी या तो सीड शेप रिंग कलर थी, या तो सीड कलर क्या था? येलो और ग्रीन। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने ले लिए थे। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जितना भी हमने पढ़ा इसमें मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ये देखो फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि एक्चुअल एक्चुअल फ्लावर पोजीशन क्या होगी। ये साइड में निकल रहे हैं, टर्मिनल टॉप पर निकल रहे हैं, येलो और ग्रीन। पॉड शेप, पॉड शेप क्या है? फुल कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। पॉड शेप और पॉड कलर ग्रीन और येलो, और पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। इसमें ये जो है फ्लावर कलर वायलेट और वाइट, सीड कलर येलो और ग्रीन, और सीड शेप राउंड और येलो।